नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का डियर लर्नर्स की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर और डियर लर्नर्स की इस प्यारी सी क्लास पर, जो कि हिंदी पेडागोजी की टैग वर्डों से रिलेटेड क्लास होने वाली है। आप पढ़ेंगे मेरे यानी शशांक तिवारी के साथ में हिंदी पेडागोजी में टैग वर्डों की ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आप कल मैंने जो आपको टैग वर्ड पढ़ाए थे, आपने उसको खासा पसंद किया, उसको देखा, उसको सराहा और उसको प्यार दिया। इसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने आज के जो टैग वर्डों की क्लास है इसको कंटिन्यू किया है। और आज की क्लास में जैसा रिस्पांस रहेगा वैसा अगले दिन में हम संस्कृत की पेडागोजी की जो टैग वर्डों की क्लास होगी उसको शेड्यूल करेंगे। तो इसी विश्वास के साथ में आज की इस क्लास को हम शुरू कर देंगे। हम ये मान लेते हैं कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लिया है। और जितने भी नए महानुभावों का नौ आगंतुकों का आज यहाँ पर आगमन हुआ है उनका बहुत बहुत हम आभार करते हैं। और वो सभी के सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके बेहतर भविष्य के लिए डियर लर्नर्स हमेशा आपके साथ है। और डियर लर्नर्स के तहत मैं शशांक तिवारी हमेशा आपका साथ देता रहूँगा। सीडीपी हिंदी और संस्कृत की महत्वपूर्ण क्लासेस को आपके साथ में डिस्कस करता रहूँगा। शुरू करते हैं टैग वर्डों की इस क्लास को बिना किसी दूसरी बात के। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। ये हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिनको ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, बहुत सारी पीडीएफ इसमें शेयर की जाती हैं, बच्चों तक पहुँचाई जाती हैं। तो आप वहाँ पर पीडीएफ्स को लेकर के अपना लर्निंग को बेहतर करें। अब जरा देखिएगा कि हमने तरीका क्या रखा हुआ है इस बात को पढ़ाने का। जरा बहुत ही ध्यान से देखना और समझना। आपको मेरे हिसाब से आपको हर एक छोटी से छोटी बात भी समझ में आनी चाहिए। जब प्यारे भैया आप हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है, वो सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है, वो टैग वर्ड। तो मैं को ये सब टैग का मतलब होता है, फिर भी एक बार समझ लो। टैग शब्दों का मतलब ये होता है कि वे शब्द जब हमें कुछ पेपर में समझ में नहीं आएगा तो वे कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो अगर आपको किसी भी ऑप्शन पर मिल जाए तो आप उसको सही कर दीजिए। आप 90% तक श्योर हो जाएंगे कि ऐसा ही ऑप्शन सही होता है। तो टैग वर्डों का मतलब होता है कि कुछ ऐसे आपको शब्द बता दिए जाते हैं, कुछ ऐसी आपको हिंट दे दी जाए जिससे कि आपका जो पेपर करने में जो आपका समय है वो बचे। और दूसरी बात है कि अगर नहीं आ रहा है तब भी एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में जरूर रहे कि ऐसा कर दे तो सही हो जाएगा। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा में पाठ्य पुस्तक का क्या रोल होता है, क्या है पाठ्य पुस्तक। तो बहुत सारे ऑप्शन दे रहे थे कि भाषा में पाठ्य पुस्तक है, क्या है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि क्या क्या अगर ऑप्शन में दिया होगा तो किसको किसको आप सही करो, क्योंकि हर बार अलग अलग प्रकार से देकर के आता है। तो अगर पाठ्य पुस्तक कहा जाए तो पहली बात तो अगर कहे कि पाठ्य पुस्तक एक साधन है तो बिल्कुल सही बात है। एक साधन का मतलब होता है कि एक माध्यम है जिससे कि सीखने में आपको आसानी होगी। भाई पाठ्य पुस्तक है, उसमें करिकुलम लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है तो आप कहोगे उसमें लिखा हुआ है पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम जो होता है वो वर्तमान की आवश्यकताओं के हिसाब से होता है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, पढ़ाई के लिए तो सीखने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो सीखेंगे किसको, जिनकी आवश्यकता है। तो किताबें क्या करती हैं कि एक साधन का काम करती हैं, यानी एक क्या बनती है, एक माध्यम बन जाती हैं कि आपको इन चीज़ों को, जैसे कि कोई बच्चा कक्षा 4 में पढ़ता है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, तो आपको वो बहुत ज़्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग जान जाए, बेसिक मैथ का उसको नॉलेज हो, और बाजार जाए तो पैसे का उसको नॉलेज हो। तो आदि नॉलेज ही चाहिए प्राथमिक स्तर पर। तो किताबें क्या है, तो आप कहोगे कि साधन है, उसको टिक करके सही करना है। अगली बात आती है साहित्य के प्रति उत्सुकता जगाने वाली भाषा का वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होता है। यहां से इसको ब्रेक करिएगा, इतनी बात ही अलग लिखी हुई है, ठीक है। और किताबें क्या करती हैं, तो किताबें साहित्य के प्रति उत्सुकता जगाती हैं, यानी साहित्य के प्रति इंटरेस्ट को जगाती हैं। अगर साहित्य आप कहाँ से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हम सर जी किताब से पढ़ेंगे। देखो साहित्य पढ़ने के लिए हैं तो यूँ बहुत साधन, लेकिन सबसे बढ़िया साधन होता है किताबें, ठीक है। तो साहित्य किताबें क्या करती हैं, तो अगर कहीं लिखा हो साहित्य के प्रति उत्सुकता जगाने का काम करती हैं तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल सही है। भाषा का वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होता है, बिल्कुल सही बात है। वही सबसे अच्छी किताब है जिसमें अगर पूछा जाए सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी है तो आप कहोगे वह सबसे अच्छी जिसमें वैविध्य
पूर्ण यानी विविधता से भरा हुआ जो वैविध्यपूर्ण जो रूप हो भाषा का वो अगर शामिल है तो आप कहेंगे कि भैया वो पाठ्य पुस्तक सबसे बढ़िया है। वैविध्यपूर्ण रूप क्या है? एक पाठ्य पुस्तक में इंग्लिश का भी प्रयोग है, हिंदी का भी प्रयोग है, थोड़ा थोड़ा उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग है, कुछ कुछ फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग है। तो वो जो स्थानीय भाषा ऑलरेडी इंक्लूडेड होनी चाहिए, जिसको मातृभाषा कहते हैं, तो वो पाठ्य पुस्तक सबसे बढ़िया होती है जिसमें वैविध्यपूर्ण रूप से भाषा को वैविध्यपूर्ण रूप से, वैविध्यपूर्ण का मतलब समझे ना, वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है पहले भैया कि थोड़ा 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 सब कुछ शामिल हो। ठीक है, आगे आओ। अगर कभी आ जाए कि भैया किताब कैसा होना चाहिए, तो बच्चों के संवेदना लोक का साथी होना। संवेदना लोक का मतलब होता है कि भैया बच्चों को नैतिक शिक्षा की किताबें इंटरमीडिएट में नहीं चलाई जाती हैं, क्यों? बचपन में चलाई जाती हैं। कि मीना का भाई मीना से, एक मीना मंच नामक एक कार्यक्रम चला था हमारे उत्तर भारत में। तो मीना मंच में क्या था कि वो छोटी छोटी बुकलेटें आया करती थी, तो उनमें क्या है, भाई बहन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना फैले इसलिए बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी उसमें कहानियां दी जाती थी। तो बच्चों का संवेदना लोक होता है, जैसा बच्चे पढ़ते हैं, जैसा बच्चे सुनते हैं, वैसा ही बच्चे व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो अब अगर पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो बच्चों की संवेदना लोक का साथी होने, बल्कि बच्चों को कुछ ना कुछ नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने वाली होनी चाहिए। मातृभाषा का प्रयोग हो, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया ये तो एनईपी, याद रखिएगा, ये एनईपी 2020 यानी 2020 में भी कहा गया है। खैर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, याद रखिएगा भैया। देखो, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक सबसे बढ़िया एनईपी 2020 भी कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहती है कि जो हमारी किताबें होनी चाहिए, उन किताबों में अगर आप मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो बच्चे की क्या है, जो बच्चे की मदर टंग है, जो बच्चे की मदर टंग है, अगर उसका प्रयोग हो तो वो किताब कैसी है, तो वो किताब सबसे अच्छी होती है। तो ये याद रखना कि भैया पुस्तकों में, यहाँ तक कि एनईपी भी कहती है कि भैया पुस्तकें वही सबसे बढ़िया हैं जिनमें मातृभाषा का प्रयोग हो। तो अगर मातृभाषा का प्रयोग है तो वो सबसे बढ़िया किताब है। आपसे कहा जाए किताबें कैसी होनी चाहिए, तो अगर भाषा की उसमें कहे तो मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। अगला टैग वर्ड है, बच्चों की घर की भाषा या समुदाय की भाषा से मिलता जुलता होना चाहिए, तभी वो पुस्तक ऐसी होगी। तो आप कहेंगे वो पुस्तक बिल्कुल ही अच्छी होगी। बच्चों की घर की भाषा माने वही मातृभाषा, समुदाय की भाषा माने जो उसके समाज में, समुदाय में जो भाषा चलती है उसका मिला जुला रूप हो, पूरी तरीके ना हो, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी हो यानी मानक भाषा भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपका क्या कहते हैं कि आपका थोड़ा बहुत समुदाय की भाषा भी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे ठीक बात है, बच्चे की घर की भाषा होगी, चूंकि बच्चा घर से सीख के आया है भाषा, तो उसको आसानी होगी सीखने में। समुदाय की भाषा होगी मतलब उसकी आस पड़ोस की भाषा होगी, और थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड भी मिली होगी। तो ये किताबें, ऐसी किताबें सबसे बढ़िया होती हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक क्या है, तो आप सही करेंगे एक साधन है। साहित्य के प्रति उत्सुकता जगाने वाली, ऐसा जो ऑप्शन होगा उसको सही करेंगे। भाषा का वैविध्य रूप शामिल हो, माने भाषा की विविधता होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग हो, तब भी वो पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छी है। बच्चों के संवेदना लोक का साथी हो, मतलब जब उसको बच्चे पढ़ें तो बच्चों में संवेदना जागे, तो साथी हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। मातृभाषा का प्रयोग हो, पुस्तकों में किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तो मातृभाषा का प्रयोग हो तो बहुत अधिक अच्छी बात है। फिर कहता है बच्चों की घर की भाषा हो, समुदाय की भाषा हो, उससे मिलता जुलता रूप होना चाहिए, तभी किताबें कैसी अच्छी हैं। बिल्कुल आगे आ जाओ। फिर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है हिंदी पेडागोजी में, वो होता है अधिगम एवं अर्जन में अंतर क्या है। देखो, क्लास को आप लोग अगर आखिर तक बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सीडीपी में, पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में 12 से 13 प्रश्न आपको इन्हीं शब्दावलियों से ही मिलेंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि मैंने सिर्फ केवल नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड ही नहीं इसमें कराए हैं, मैंने इसमें बहुत सारी चीजें शामिल की हैं। ठीक है, चलो। और आखिर में आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे कि ये शब्दावलियां कैसे प्रयोग होती हैं। इसके लिए मैंने 8-10 क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, तो उनको भी बहुत ही ध्यान से देखना। अधिगम और अर्जन। अधिगम क्या है, अर्जन क्या है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग। और इसका मतलब होता है एक्विजिशन। क्या होता है? एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना।
देखो अधिगम जो होता है, जो लर्निंग है वो भैया कोई सिखाता है और प्रयास पूर्ण ढंग है, यानी आप जैसे कि पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, जबकि अर्जन करने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता। अर्जन है क्या और अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब होता है किसी भी स्टैंडर्ड चीज को सीखना, और अर्जन का मतलब होता है कि अस्वाभाविक से भाषा का क्या हुआ, अर्जन हुआ, मानव व्यवहार का क्या हुआ, अर्जन हुआ, तौर तरीकों का क्या होता है, अर्जन होता है। जब बच्चे समूह में खेलते हैं तो क्या होता है कि एक साथी, एक क्या कहते हैं कि एक दूसरे के सहयोग की भावना होती है, तो ये अर्जन होता है। अधिगम का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री सीखना, मैथ के सवाल सीखना, भाषा लिखना पढ़ना ये सीखना। तो ये कैसे होते हैं, सचेतन होते हैं, मतलब इसमें आपको सचेत रहना पड़ेगा। सचेत बोले तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये अचेतन या अवचेतन होती है, यानी कोई व्यक्ति स्कूल गया हो और चाहे न गया हो, उसको बोलना आता है, उसको नहाना आता है, उसको धोना आता है, चलना फिरना सब आता है, तो ये क्या है, अचेतन माने ये होती ही होती है। इसको सचेतन माने करना पड़ता है। यह एक प्रयास पूर्ण है, माने अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप अधिगम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रयास यानी एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको लगना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर के पास में कोचिंग लगानी पड़ेगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा, घर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, जबकि ये स्वाभाविक होता है। आपको खेलने के लिए किसी भी स्कूल नहीं जाना है, आपको अपना दैनिक काम करने के लिए किसी भी स्कूल नहीं जाना है, देखते देखते यूं ही सीख लेते। जैसे खाना बनाना कोई क्लासें थोड़ी ना चलती हैं, ऐसे ही देखते देखते लोगों ने सीख लिया खाना कैसे बनाते हैं। अच्छा आप बताइए, क्या गाली देने के लिए कोई स्कूल सिखाता है गाली कैसे दी जाती है? आप कहेंगे नहीं, यानी वो अधिगम नहीं, वो क्या है, अर्जन है। समाज में सुना गाली देना और खुद भी सीख गए गाली देना। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो स्कूल समाज कोई सिखाता ही नहीं है, लेकिन हम सब सुनते हैं अपने समाज में, सीख जाते हैं। देखो अधिगम में क्या होता है, दूसरी तीसरी भाषा, यानी अधिगम में जब आप जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, इंग्लिश सिखाई जाएगी, कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो ये तो दूसरी तीसरी भाषा काहे में आती है, आप कहोगे अधिगम में आती है। वहीं प्रथम भाषा कहो चाहे मातृभाषा कहो, भ्रातृ लिखा हुआ है, चाहे कहो इसको मातृभाषा, ये सब कैसी होती है, प्रथम भाषा या मातृभाषा, क्या कभी अधिगम से आती है क्या, लर्निंग करनी पड़ती है क्या, कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पहले उसको भाषा सिखाते हो? नहीं, अर्जन करता है, घर में सुनता रहता है सब लोग कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, वही सीख लेता है। तो प्रथम भाषा और मातृभाषा का अर्जन होता है, मतलब उसको ग्रहण किया जाता है, जबकि अधिगम किसका होता है, दूसरी भाषा तीसरी भाषा, यानी इंग्लिश को सिखाना पड़ेगा, किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सिखाना पड़ेगा, लेकिन प्रथम भाषा या मातृभाषा को सिखाना नहीं पड़ता, बल्कि इसका क्या होता है, अर्जन होता है, अपने आप से सीख जाता है। भाषा कक्षा किसके लिए है, तो आप कहोगे अधिगम के लिए है, क्योंकि स्कूलों में भाषा कक्षाएं होती हैं, ना कि अर्जन के लिए भाषा कक्षा होती नहीं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है ना, इसको सीखना ही पड़ेगा, पर सीख ही जाते हैं अपने आप से, चाहो चाहे ना चाहो। भाषा प्रयोगशाला भी किसके लिए है, तो आप कहोगे अधिगम के लिए है। अरे भाई, भाषा कक्षा और भाषा प्रयोगशाला कहाँ होंगी, स्कूलों में होंगे। स्कूलों में अधिगम होता है, यानी लर्निंग होती है, एक को जिससे अर्जन नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है, ये भी किसका साधन है, तो आप कहोगे अधिगम का साधन है। भाई पाठ्य पुस्तक एक माध्यम हो गई, एक साधन हो गया, मैंने ऊपर बताया भी है। पाठ्य पुस्तक क्या है, तो आप कहोगे एक प्रकार का साधन है, और पाठ्य पुस्तकों में सब्जेक्ट लिखा होता है, हमारा करिकुलम लिखा होता है, और जिससे हम करिकुलम फॉलो करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी अधिगम के लिए, अधिगम क्या है, तो आप कहोगे एक सचेतन है, कैसी है, एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, इसके लिए दूसरी और तीसरी भाषा का अधिगम होता है, ठीक है। कक्षा, भाषा कक्षा काय के लिए होती हैं, अधिगम के लिए होती हैं। भाषा प्रयोगशाला काय होती हैं, अधिगम के लिए होती हैं। पाठ्य पुस्तक काय के लिए, अधिगम के लिए होती हैं। लेकिन अर्जन कैसा है, अचेतन है, चाहो चाहे ना चाहो अपने मन से सीख जाओगे, स्वाभाविक है, यानी कोई भी प्रयास करना नहीं पड़ता है। प्रथम भाषा और मातृभाषा का अर्जन होता है, यानी सीख ही जाता है। जैसे कोई इंग्लिश वातावरण में रहेगा तो इंग्लिश सीख जाएगा, हिंदी के वातावरण में रहेगा तो हिंदी सीख जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे आओ, अभी और बातें हैं। जैसे अगर कहा जाए व्याकरण, तो व्याकरण का क्या होता है, तो आप कहोगे व्याकरण का सर जी अधिगम होता है, व्याकरण के रूल सिखाए जाते हैं, नियम सिखाए जाते हैं। ये सब कहाँ होता है, स्कूल कॉलेज में होता है। घर आस पड़ोस में क्या होता है, आपको व्याकरण नहीं सिखाई जाएगी, केवल भाषा बोली जाएगी, उसको सुनते सुनते सीख लीजिए। तो घर और आस पड़ोस में क्या होता है, तो आप कहोगे भाषा का अर्जन होता है। और वहीं स्कूलों में क्या होता है, व्याकरण सिखाई जाती है, नियम लिखकर सिखाए जाते हैं। यहाँ सामाजिक परिवेश से व्यक्ति सीख लेता है, यानी ये देखो टैग वर्ड है। जब कहा जाए भाषा अर्जन, तो सामाजिक परिवेश उसमें सही होगा। और व्याकरण नियम सिखाए जाते हैं, विद्यालय या औपचारिक रूप से चलते हैं। विद्यालय में औपचारिक रूप का मतलब होता है ड्रेस पहन के,
हैं, बाल बाल सही करके ये सब करके जाना पड़ता है, जबकि जो हमारा भाषा अर्जन होता है वहां पर कुछ नहीं, कैसे भी कहीं भी सो की जगह चार से झापड़ पड़ गए तो समझ गए कि जो देर तक नहीं सोना चाहिए, इसका मतलब ये है भाषा का अर्जन, किसी भी बात का अर्जन है ये। और वहीं पर अगर बात की जाए, अगर भैया बात की जाए कि भाषा अधिगम क्या होता है, तो भाषा अधिगम में औपचारिकताएं होती हैं। आपको सचेतन रूप से प्रयास करके बैठना पड़ेगा, विद्यालय में औपचारिक रूप से जाना पड़ेगा। अधिगम के लिए कोई विद्यालय नहीं जाना होता है। LED लिखा है, इसको कहते हैं लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। सुन लो केवल, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस जो होता है वो ऑलरेडी मनुष्य में विद्यमान होता है, जब जन्मजात होता है। जब वो पैदा होता है ना, तो अपने साथ में LED यानी लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस लेके पैदा हुआ है, जिसको कहते हैं भाषा अर्जन क्षमता। ठीक है, भाषा अर्जन यंत्र उसके ऑलरेडी भगवान ने अंदर इंस्टॉल करके भेजा हुआ है। तो LED किससे संबंधित है, तो आप कहोगे भाषा अर्जन से संबंधित है। ठीक है, स्वाभाविक होती है। तो बड़ी सीधी सी बात सुनो, जो चीजें स्कूल में तुमको सिखाई जाती हैं वो सब किस में आती हैं, तो आप कहोगे वे सब अधिगम के अंतर्गत आती हैं। ठीक, और वे चीजें जिसको आप समाज में लेकर के सीखते हो, समाज में रहकर जो सीखते हो वो क्या है, तो उसको लिख दीजिए वो क्या होती है, तो आप कहोगे वो होता है अर्जन होता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। और समाज में रहकर गाली देना क्या किसी ने सिखाया है क्या? प्रयासपूर्ण प्रक्रिया, गाली की व्याकरण सिखाई गई है क्या, कि उसके नियम सिखाए गए हैं, कि उसके लिए कोई विद्यालय जाना पड़ा है? नहीं, सीख लिया है हमने सामाजिक परिवेश से, अपने आस पड़ोस से, स्वाभाविक रूप से अर्जन कर लिया है, बात हो गई खत्म। तो ये है पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक, आगे आओ। तो ये तो बात हो गई भैया हमारे अर्जन और अधिगम की। अब देखो इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं। पॉजिटिव होते हैं कि बच्चे ने अर्जित किया है। अर्जित करने का मतलब होता है रटा नहीं है, कंठस्थ नहीं किया है, याद नहीं किया है, बल्कि समझ के बच्चे ने अर्जित किया है। एक बात अगर आ जाए तो पॉजिटिव है। मौका देना, बच्चे को मौके देने का मतलब होता है कि जब आप भाषा का विकास करा रहे हैं तो बच्चे को भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग के मौके प्रदान करिए। बच्चे को मौका दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बोले, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करे। ये भाषा को सिखाने का सबसे बढ़िया रूप होता है। पर्यावरण, वातावरण, बच्चे को ऐसा वातावरण या पर्यावरण प्रोवाइड कराइए जिसमें कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा का प्रयोग कर सके और प्रयोग करके भाषा को अपनी मजबूत कर सके, भाषा को सीख सके। परिवेश प्रदान करना, वही बात है कि ऐसा उसको माहौल दीजिए कि जहाँ पर 10 बच्चे हों और 10 के 10 हो, 10 एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, बोलें, उनको अवसर मिले। तो और फिर अनेक प्रकार से, तो अगर भाषा अनेक प्रकार से यानी विभिन्नता में है, विभिन्नता अनेक प्रकार का मतलब ये होता है कि आप एक कक्षा में, जैसे कि विभिन्नता का मतलब होता है, आपसे पूछा जाए कि एक कक्षा में विभिन्न भाषा भाषी बच्चे बैठे हुए हैं, तो बताओ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भाषा विभिन्नता का ही तो रूप है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सुनेंगे उतना ही आपकी भाषा स्ट्रांग होगी। क्योंकि आप पूछेंगे कि आपकी भाषा में इसका मतलब क्या होता है, छोड़ देना का मतलब क्या, तो ऐसा पूछते रहेंगे अनेक प्रकार, ये भी पॉजिटिव है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, मैंने ऑलरेडी कह रखा है, क्रिएटिविटी जो शब्द होता है वो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है, तो इसको तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सृजनात्मक अगर आप होंगे, अगर आप क्रिएटिव होंगे, तो याद रखिएगा, क्रिएटिव अगर हैं आप, अगर आप सृजनात्मक हैं, सृजनात्मकता आपके अंदर है, तो आप विभिन्न भाषाओं को सीखने, भाषा के बीच में तोड़फोड़ करना सीख जाएंगे। लचीलेपन का मतलब ये होता है कि भैया थोड़ा लचीलापन रखो। लचीलेपन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कि भाषा को सीखने के लिए अगर वो थोड़ा गलत शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है तो शुरुआत में गलत शब्दों का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि वो बोले, हिंदी लैंग्वेज बोले, जो भी लैंग्वेज बोलता है, तो जरूरी ये है कि कम से कम बोले तो लचीलापन रखो। लचीलेपन का मतलब ये है कि बिल्कुल हार्ड मत हो जाओ कि तुमने ये शब्द गलत बोला है, बात बात पे टोको मत उसको कम से कम बोलने दो। मैंने कहा नहीं, मौके प्रदान करना, मौके देना, तो मौके देने का तो मतलब ये होता है कि लचीलापन अपनाओ, उसको मौके दो, ताकि वो आराम से विभिन्न विभिन्न परिवेशों में रहकर कम से कम बात को अपनी सीख तो सके, बात को अपनी कह तो सके। तो ये आपको करते जाना है। ठीक है, समझते हो। फिर एक शब्द आता है मौलिकता, जिसको आप कहते हो फंडामेंटलिटी। मौलिकता का मतलब होता है कि मौलिक का मतलब है कि जैसे वो सीखना चाह रहा है उसको वैसे सीखने दो, कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। बच्चा तुम्हारे सामने गलत बोले उसको सुनो, तो मौलिकता भी शब्द आ जाए तो उसको सही करना। लचीलापन शब्द आ जाए तब भी सही है। सृजनात्मकता सही शब्द है। अर्जित करना बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। मौके देना सब बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, आगे आ जाओ। सॉरी,
आगे लिखा हुआ पॉजिटिव वर्ड में लिखा अर्थ ग्रहण करना। भैया भाषा का मेन उद्देश्य क्या होता है? भाषा को, अगर आपने भाषा को कायदे से समझ लिया, उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, तो इसका मतलब आप भाषा की जो पकड़ है वो आपके प्रति मजबूत होने लगेगी। तो अर्थ ग्रहण करना बिल्कुल पॉजिटिव। करके सीखना, मैंने आपसे पहले ही कहा था, करके सीखने का मतलब होता है भाषा को बोल बोल कर सीखना, अनुभवों से जोड़ना चाहिए। कोई भाषा है, बच्चा डेली यूज में जितने जितने अनुभव करता है उसको बताओ कि इस अनुभव के लिए तुम इस भाषा का प्रयोग कर सकते हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकते हो, तो आप उसको क्या करो, अनुभवी से उसको जोड़ो। फिर लिखा विविध भाषा का प्रयोग। मैंने अभी अभी बताया था कि भैया भाषा जो है, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करेंगे उतने ही भाषा जो होती है हमारी मजबूत होती है। एक कक्षा में अगर विविध भाषा भाषी बच्चे बैठे हैं तो क्लास का माहौल जो है बड़ा मजबूत रहता है, बड़ा ही अच्छा रहता है। तो विविध शब्द जो है वो बहुत ही पॉजिटिव शब्द होता है। अनुभवी से जोड़ना, शब्द जहाँ पर आ जाए उसको बिल्कुल सही करना। संदर्भ में प्रयोग करना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है और लिख के ले लो, ये पेपर में तुमको जरूर दिखाई पड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल समझ के चलो। संदर्भ में प्रयोग करना माने आपसे कहेगा कि भाषा का सबसे बढ़िया प्रयोग क्या है, तो विभिन्न विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। संदर्भ का मतलब ये है कि विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना। जैसे कि आप बाजार में गए, बाजार की भाषा का प्रयोग करना, घर में आए घर की भाषा का प्रयोग करना, ऑफिस मतलब अगर विद्यालय गया तो विद्यालय की भाषा का प्रयोग करना। तो अलग अलग संदर्भों में जब आप भाषा का प्रयोग करोगे तो भाषा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी और सबसे ज़्यादा आप सीखोगे। अंतः क्रिया करना, चाहे तो अंतः क्रिया करना कह लो और चाहे उसी को कह लो कि अरे भैया एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, यानी वार्तालाप करना, वही बात है। अंतः क्रिया अगर करोगे, एक दूसरे से वार्तालाप करोगे, तो जो भाषा का जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो करके सीखने वाली बात होती है भाषा की सबसे बढ़िया प्रक्रिया है, एक तो पहली बात, तो दूसरी बात एक भाषा सीखने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है इंटरेक्ट करना। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर देखो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। 16 नंबर, भाषा प्रयोग की कुशलता। जहां पर कहा जाए भाषा प्रयोग की कुशलता नामक शब्द आ जाए, बिल्कुल पॉजिटिव है। सौंदर्य बोध, मतलब भाषा की सुंदरता क्या है, तो उस सुंदरता का आप सौंदर्य बोध, सुंदरता में आप बोध कराएंगे तो हो जाएगा सौंदर्य बोध। फिर निहितार्थ समझना, मतलब निहितार्थ का मतलब है भाषा जो आप बोल रहे हैं उसमें निहित क्या है, उसमें संदर्भित क्या है, उसका अगर आपने अर्थ को समझ लिया तो वही है निहितार्थ समझना। जैसे कोई भी व्यक्ति भाषा बोल रहा है, कोई भी भाषा अगर आपसे कुछ कह रहा है, तो जब तक आप उसका निहितार्थ नहीं समझ पाए तो भी भाषा आपने क्या ही सीखी। जैसे मैं इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, हिंदी भाषा बोल के आप तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप में निहितार्थ समझने की क्षमता है तो यानी फिर तो आपको भाषा आती है, आपकी भाषा का अर्जन बढ़िया है। और आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, यानी आपका अर्जन जो है उतना अच्छा नहीं है। तो निहितार्थ समझना जो होता है पॉजिटिव पॉइंट होता है, इसको आप सही करेंगे। समृद्ध भाषा प्रयोग या समृद्ध भाषा परिवेश, ऐसी जगह जहां समृद्ध भाषा का आप प्रयोग करेंगे, समृद्ध भाषा का परिवेश होगा, तो वहां पर भाषा सीखने में अधिक सरलता होगी। तो याद रखना समृद्ध भाषा प्रयोग या परिवेश। प्रतिक्रिया व्यक्त करना, देखो बच्चा जो है भाषा तभी सबसे बढ़िया सीखेगा जब आपने उसको कोई बात कही और उस बात पे उसने क्या किया, प्रतिक्रिया व्यक्त किया, अपना रिएक्शन दिया। और रिएक्शन अगर भाषा आप बोल रहे हैं तो भाषा का रिएक्शन भाषा से ही देगा, तो सबसे बढ़िया बात है प्रैक्टिस। तो ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अर्थ निर्माण करना, और अगर कोई भी भाषा आपके सामने बोल रहा है, चाहे निहितार्थ का हो चाहे अर्थ, बात ये एक ही है, लेकिन चूंकि अलग अलग प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं इसलिए जानबूझकर अलग अलग प्रकार के शब्दों को यहाँ पर रखा गया है। तो अर्थ निर्माण करना जो होता है ये सबसे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है भाषा की। प्रश्न पूछना हर जगह बहुत अच्छी बात है, भाषा में पढ़ते समय सीखते समय आपको कोई भी दिक्कत है आप प्रश्न पूछो, और प्रश्न पूछने से क्या होता है कि हमें क्लियरिटी आती है, हमारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे होते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, आगे आ जाओ। आगे देखो लिखा हुआ है निगेटिव टैग वर्ड। जो निगेटिव जो है भैया टैग वर्ड है, देखो स्मरण करना, याद करना कभी भी अच्छा नहीं माना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेडागोजी जो होती है ना सबकी एक जैसी होती है, चाहे इंग्लिश की पढ़ो, चाहे हिंदी की पढ़ो, चाहे गणित की पढ़ो, चाहे पेडागोजी के पढ़ो। क्योंकि पेडागोजी का मतलब ये होता है शिक्षण शास्त्र। अब शिक्षण शास्त्र तो एक टाइप का होना, तुम इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द जो देखोगे जो सेम के सेम मैच हुए हैं, कुछ नए भी हैं पर कुछ बहुत मैच भी हुए हैं। तो याद रखिएगा पेडागोजी हमेशा एक तरह की होती है, चाहे आप जिसकी भी पेडागोजी पढ़ो, चाहे मैथ की पढ़ो, चाहे जिसकी पेडागोजी पढ़ो, सब हमेशा एक तरह की होती है।
स्मरण करना, याद करना नेगेटिव आप जानते हो। अत्यधिक अभ्यास गलत बात है। अभ्यास बढ़िया बात है, लेकिन अत्यधिक अभ्यास, बार बार अभ्यास ही करते रहेंगे क्या? नहीं, अत्यधिक अभ्यास क्या है? गलत बात है। अत्यधिक बल किसी बात पर, पढ़ पढ़ पढ़, तू पढ़, याद कर, तो ये जो कैसी हैं गलत बातें। अत्यधिक जो हम बल देते हैं किसी भी बात पे, इंफेसाइज करते हैं, वो भी थोड़ी सी गलत बात होती है। ठीक है, तो ये भी आप गलत करेंगे। लगातार परीक्षा ये तो कभी भी नहीं सही है। भाई आप ही पढ़ा रहे है ही नहीं, आप मूल्यांकन कर ही नहीं, और लगातार परीक्षा ही करा रहे हैं, बच्चे को परीक्षा में उलझाए हैं, तो वो जो है स्ट्रेस में कुछ याद नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं कर पा रहा। एकमात्र साधन जहां लिखा हो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। एकमात्र साधन नहीं हो, तो मैंने कहा कि विविधता या वैविध्यपूर्ण जहां पर है उसको आपको सही करना है। कठोरता, मैंने कहा था कि आप डिक्टेटर नहीं है, आप नेता नहीं है कि आप किसी को भी उठा के मारना शुरू कर देंगे, ये तो बिल्कुल। ऐसे एक शब्द आता है यांत्रिक अभ्यास। बच्चा, मैंने कहा था बच्चा रोबोट नहीं है। अगर बच्चा रोबोट नहीं है तो भैया आप उसको यांत्रिक अभ्यास तो करा तो सकते नहीं हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, यांत्रिक अभ्यास नहीं कराना, केवल अभ्यास करना। तो यांत्रिक अभ्यास और ना ही अत्यधिक अभ्यास, दोनों गलत हैं। अभ्यास ठीक है। लिखित परीक्षा लेना, तो परीक्षाएं तो कहीं से सही है ही नहीं, चाहे वो लगातार परीक्षा हो, चाहे वो लिखित परीक्षा हो। ठीक है, सॉरी। एक शब्द वाले उत्तर जो होते हैं, मैंने कहा था कि क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड और एक होते हैं ओपन एंडेड। क्या होते हैं? ओपन एंडेड। तो जो ओपन एंडेड होते हैं ये सही होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब होता है, हम आपसे पूछे बताओ मुगल काल में भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे कि सर जी कोई बात नहीं, 4-6 पेज लिख सकते हैं। हम कहें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू। ये कैसे हैं? एक शब्द वाले उत्तर हैं। तो ऐसे उत्तरों को पेडागोजी में गलत माना जाता है, क्योंकि अगर आप भाषा का विकास कराना चाह रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का विकास चाह रहे हैं, तो एक चीज को मल्टीपल टाइम्स कराइए। मतलब एक चीज के बारे में बच्चे को सोचने का मौका दीजिए, विचार करने का मौका दीजिए। और एक जो अंत वाले उत्तर होते हैं, एक शब्द वाले उत्तर होते हैं, वो नकारात्मक चीजें होती हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। नोट करना या बोर्ड से उतारना, ये बिल्कुल गलत है। आपने कहा कि भैया को लिख दिया, बच्चे को कह दिया बोर्ड से उतार लीजिए, नोट कर। नहीं भाई, आप उसको ऐसे सिखाइए कि वो खुद लिखने में समर्थ बने। नोट कराना ये सब गलत बातें, हालांकि होता आज भी यही है, बच्चे फेयर करते हैं, ये सब करते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हैं। क्योंकि स्कूलों में ये होना चाहिए कि भैया वहीं की चीज़ वहीं का वहीं सिखा के भेजो, पता नहीं घर में बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो नोट करना, बोर्ड से उतारना कुल मिला के गलत बात है। तो इतने हो गए नेगेटिव। अब इसके साथ के साथ में मैंने कुछ इनकी भाषा शिक्षण की विधियों को भी शामिल किया। जरा ध्यान से देखेंगे भाषा शिक्षण की विधियां। ठीक, पहली विधि है भाषा संसर्ग विधि। ये इसको बहुत ध्यान से सुनना, बार बार पूछी जाएगी। तो भाषा संसर्ग विधि ये होती है कि जब कोई भी एक अध्यापक बिना किताब कॉपी किसी भी प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किए बिना बच्चों को भाषा के शुद्ध रूप को बोल करके सिखाता है, भाषा के शुद्ध रूप को बोल करके या मौखिक रूप से सिखाता है, उसे ही भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। ध्यान से सुनना। और इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का बस एक ही अभिप्राय होता है कि बच्चा बोल सके और दूसरों की कही हुई बात को सुन सके, बस इतना कर सके, लिख पाए चाहे ना लिख पाए। तो भाषा संसर्ग विधि देखो लिखा है, प्राथमिक स्तर पर पुस्तक का प्रयोग किए बिना कोई शिक्षक बच्चों को भाषा के साथ साथ शुद्ध रूप का ज्ञान करा, भाषा के साथ नहीं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसमें व्याकरणिक नियमों को नहीं सिखाया जाता है। भाषा का शुद्ध रूप तो पढ़ाते हैं, लेकिन व्याकरण नहीं सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो लिखा हुआ प्राथमिक स्तर पर, बच्चा प्राइमरी में व्याकरण नहीं सिखाना है। बच्चे शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भैया जो बच्चे हैं वो शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं, क्योंकि शिक्षक क्या करता है यहाँ पर, तो आप कह दो कि बोल कर। कैसे? आप कहोगे बोल करके भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। भाषा का शुद्ध रूप मतलब बोलेगा सही से, और ऐसे बोल बोल करके बच्चों को सिखाता है। अब जब आप बोलेंगे तो बच्चे भी पीछे से बोलेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? आपको अनुकरण करेंगे, या आपके पीछे पीछे आपका अनुसरण करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप आगे आगे बोलोगे, बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे। यानी भाषा संसर्ग विधि क्या है, समझ गए ना? बिना कॉपी किताब पेंसिल पेन का प्रयोग किए हुए भाषा को बोल बोल करके भाषा के शुद्ध रूप को बच्चों को सिखाना भाषा संसर्ग विधि है। इसमें व्याकरणिक नियमों का ध्यान नहीं दिया जाता है। सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ। लिखा हुआ है समवेत विधि या समवाय विधि, बहुत पूछी जाती है। समवाय समवेत क्या है? जब एक शिक्षक
जब एक शिक्षक साहित्य का प्रयोग करके या किसी पाठ के पढ़ाने के दौरान भाषा का ज्ञान कराता है। जैसे हम हैं, हम आपको जैसे पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे वहां पर क्या था कि कुछ छूना ही नहीं, यहां पर क्या है कि भाषा आपको सिखानी, तो भाषा सिखाने के लिए मत कहो कि हम तुमको भाषा सिखा रहे हैं। कोई कहानी पढ़ाना, कोई कविता पढ़ाना, कोई साहित्य पढ़ाना, और पढ़ाते पढ़ाते ही उसी के दौरान, पढ़ाने के दौरान ही बच्चों को जब भाषा की व्याकरण का ज्ञान या भाषा का ज्ञान जब कराया जाता है तो उसे समवेत या समवाय विधि कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक। आगमन विधि क्या है? आगमन, आगमन का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड, हमने कहा नहीं था? तो इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है पहले उदाहरण, आगमन आ जाती है तो पहले क्या है, पहले उदाहरण कराओ और उदाहरण करते करने के बाद में नियम की ओर ले जाओ। पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, पहले इस्तेमाल करो और फिर जो है विश्वास करो। वही बात तो है भैया, पहले क्या करो, एग्जाम्पल दो, जब एग्जाम्पल समझ में आ जाए तो उसके बाद में उसको क्या करो, वो नियम बता दो। तो यही बात तो है। तो ये होती है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी उदाहरण पहले बताए जाते हैं, नियम की ओर बात की ओर चला जाता है। या इसको कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। भाई नियम कैसे हैं, सामान्य सी बातें हैं, और विशिष्टता क्या है कि पहले उसके सवाल बता दिए जाते हैं, उसके उदाहरण बता दिए जाते हैं। उसी का उल्टा क्या है, निगमन विधि, आगमन का उल्टा निगमन। इसमें नियम पहले सिखाओ और उदाहरण की तरफ बाद में ले जाना होता है। पहले नियम को क्या करिए, सिखा दीजिए, उसके बाद में मतलब कुल मिला के इसको हम सूत्र विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये भैया क्या है, सूत्र विधि है, कि पहले सूत्रों को बता दीजिए और सूत्रों को बताने के बाद में तब आप क्वेश्चन को क्या कराइए, हल करवाइए। तो बात तो वही हो गई ना। तो ये कैसी है और अच्छी कौन सी होती है, तो आप कहोगे आगमन मेथड अच्छा होता है, निगमन मेथड उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आगे आ जाओ, आगे देखो लिखा हुआ है अनुवाद विधि। अनुवाद विधि में क्या होता है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाया जाता है। जैसे मान लो कि मुझे बताना है, जैसे हमने कहा कि भैया क्या है, तो हमने कह दिया कंठस्थ, कंठस्थ, ये एक बात आई। हिंदी सीख रहे हो, कंठस्थ आया, कंठस्थ नहीं पता है तो हम कहेंगे कंठस्थ का मतलब होता है जब आप लोग किसी की बात को सुन करके उसको याद कर लेते हैं। क्या करते हैं, याद करते हैं। तो मान लीजिए स्थानीय भाषा में याद करना तुमको आता था, ठीक, और हमको पढ़ाना कंठस्थ तो हमने इसको माध्यम बनाया, बीच का मीडिएटर, और इसको आपको सिखा दिया। वही अनुवाद विधि, माने मातृभाषा को मध्यस्थ बना करके सीखी गई जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे उसी को कहते हैं हम अनुवाद विधि। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रत्यक्ष विधि क्या है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, कुल मिला के इसमें क्या होता है कि अनुवाद विधि में क्या होता है कि मातृभाषा को मीडिएटर बना करके सीखो। इसमें डायरेक्ट सीधा सीखो, स्टैंडर्ड भाषा सीखना है तो सीधा सीख लो। मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना जो सीखा जाता है उसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष विधि। विश्लेषण विधि क्या है कि शब्द से ध्वनि व वाक्य से ध्वनि की ओर चलना, माने पहले पूरा शब्द सीख लो, पहले पूरा वाक्य सीख लो, उसके बाद में जो है ध्वनि उसकी सीखो, छोटे छोटे वर्डों, मतलब उसकी जो बारीकियां बाद में बताई जाती हैं, पहले वो पूरा शब्द बताया जाता है। जैसे कह दिया गया कि भैया लिखा हुआ है कमल, शब्द सीख लिया, फिर कहा गया ये है का, ये है मा, ये है ला, ये क्या है, तो ये है कंठ वर्ण, ये कैसा है, तो ये है ओष्ठ वर्ण, ये कैसा है, तो ये है अंतस्थ, बाद में बताया जाता है, पहले पूरा पूरा शब्द सिखाया जाता है। संश्लेषण में क्या होता है कि पहले भैया बाल की खाल निकालो, पहले ध्वनि देखो, पहले का देखो, फिर माँ देखो, फिर ला देखो, फिर तीनों को जोड़ो और जोड़ने के बाद में बनाओ कमल। तो ये क्या है, तो आप कहोगे संश्लेषण मेथड है। यहां तक की बात आई होप सबको समझ में क्लियर कट आ गई होगी। मैंने स्पीड को मेंटेन करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा आपका समय इस पर ना जाए, क्योंकि कंटेंट मेरे पास बहुत है और मैं सारी की सारी चीज़ें आपको कराना भी चाह रहा हूँ। तो जिस भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, आपके टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो तो आपको रोज रोज पीडीएफ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर डीएल लर्नर्स के। और साथ के साथ अब ये देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि सर जी आपने पढ़ा तो दिया, प्रश्न भी हमको सिखाओ। तो पहला नंबर देखो प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा है, आप कहोगे 1 नंबर। एक मिनट रुकिएगा जरा, देखो
भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब ध्यान से देखो, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक, भाषा सीखने के लिए, ठीक है, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक या समृद्ध भाषा वातावरण। अब देखो, सही व्याकरणिक नियम भी है, लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि बाप को भाषा सीखनी है ना, तो भाषा से समृद्ध वातावरण का मतलब होता है कि ऐसी जगह पर आप चले गए हैं जहां भाषा का सर्वाधिक प्रयोग होता है। समृद्ध का मतलब होता है अमीर, भाषा से अमीर वातावरण, यानी ऐसी जगह जहां पर भाषा का प्रयोग बहुत ही शुद्ध और अच्छा होता है और बराबर होता रहता है। तो भाषा सीखने का इससे अच्छा साधन कोई भी नहीं हो सकता है। व्याकरणिक नियम हम सही करते हैं, ठीक है, ये तो देखो गलत है, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी ये हम सही करते हैं, लेकिन चूंकि ये सबसे बेस्ट उदाहरण है इसलिए याद रखिएगा ये भी गलत है। क्या सही है? तो ऐसे सही किए जाते हैं कि भाषा समृद्ध भाषा वातावरण है, तो ये भाषा सीखने की सबसे बढ़िया कारण है। ऐसे दिमाग लगाओ कि आपको जैसे कोई चीज सीखनी है, आपको जैसे कि मान लीजिए कि पढ़ाई पढ़नी है या कोई भी चीज पढ़नी है, अगर आप लाइब्रेरी में जाके बैठो या आप क्लास क्यों जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग क्यों? क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आपको माहौल मिलता है। तो यही बात है कि भाषा जिसको सीखनी है उसको समृद्ध भाषा वातावरण यानी माहौल मिल जाएगा। दूसरे में आ जाओ, दूसरा नंबर लिखा हुआ है भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करें, बिल्कुल सटीक बात है, लेकिन नीचे भी पढ़ो, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का, भैया भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चित्रांकन क्षमता का थोड़ी प्रयोग कर रहे हैं। केवल बोल करके केवल शब्द जहां लग जाए वो पहले ही निगेटिव, मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, केवल शब्द हानिकारक है, बेकार है। कविता और कहानी के द्वारा केवल, अल्लो पहले से ये गलत हो गया, ये सब गलत है। सिर्फ और सिर्फ सही क्या है? तो आप कहोगे केवल और केवल बच्चों में रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों के प्राथमिक स्तर पर। मौलिकता रचनात्मक मतलब क्या है? अपनी बात को कह सके और कही हुई बात को सुन सके, सुन के समझ सके, इतनी बात है। तीसरा नंबर देखो लिखा है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। सबसे बढ़िया वातावरण क्या है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर सबसे बेस्ट है, लेकिन नीचे भी पढ़ लो, भाषागत बुद्धि पर अत्यधिक बल। हमने कहा था अत्यधिक बल जहां पर आ जाए गलत है, गलत कर दिया। तो ये देखो लागू कैसे हो रहा है, अध्यापक का एकालाप, अरे एकालाप नहीं, अकेले आलाप करके क्या करेगा? दृश्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग, प्रचुर माने अत्यधिक, गलत बात, बस यही सही हो जाएगा कि अभिव्यक्ति का पूरा अवसर दें, यानी उसको मौके उपलब्ध कराएं। मैंने कहा है कि अगर आपने इस पेडागोजिक क्लास को देखा है तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे आ जाओ, चौथा नंबर लिखा हुआ है भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा उचित नहीं है? भाषा कठोरता से, देखो कठोरता आ गया, पहले ही गलत कर दो, पढ़ना ही नहीं आगे। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती, बढ़िया बात है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, कौन सा कथन उचित नहीं है? हाँ, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, ये बात बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि नियमबद्ध है, ऐसा नहीं है कि खा को पहले रख दो का को बाद में रख दो, नहीं। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही पकड़ मजबूत होती। ये देखो तीनों बातें बिल्कुल सही है। कह रहा है कि उचित प्रयोग नहीं है, नहीं का मतलब तुमको गलत ढूंढना है, तो बताओ गलत कौन सा है? तो तुम कहोगे भैया गलत हमारा, ध्यान से देखो, बस ये है कि क्वेश्चन को सही से पढ़ना भी है, वैसे भी नहीं चलाना है। तो ये कौन सा हमारा सही है? तो आप कहोगे हमारा ए नंबर चाहिए, क्योंकि गलत पूछ रहा था, नहीं है। और भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों से का अनुसरण करती है, ऐसा होता ही नहीं है, तो नहीं, ये तो पूछ रहा है। बाकी आप जानते हो एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती का मतलब होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने पर बढ़ती है। और ये बात आप जानते हो कि भाषा है तो बातचीत करने से तो बढ़ेगी। आप कहेंगे ठीक बात है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक बात है। और जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही पकड़ मजबूत होती, बिल्कुल सही बात है। तो क्या सही हो जाएगा? तो आप कहोगे हमारा यहाँ पर पहला आंसर, पहला नंबर सही है। पांचवें में आ जाओ, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या? प्राथमिक स्तर पर, ध्यान रखो, उच्च सी तकनीकी यंत्र बिल्कुल गलत है। व्याकरणिक नियमों का स्मरण देखो आ गया, याद करना। और जहां भी स्मरण कंठस्थीकरण या कंठस्थ ये आ जाए तो ये भी क्या है? गलत। स्मरण क्या है? गलत। तो गलत। भाषा प्रयोग के अवसर, ठीक बात है, पाठ्य पुस्तक प्राथमिक स्तर पर नहीं। केवल क्या करो कि बच्चों को जो है अवसर उपलब्ध कराओ। बच्चा तोतला होता है, जैसा भी है, जैसा भी बोलने दो, सीख जाएगा और बढ़िया एक बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा। तो टैग वर्डों में आपको देखो टाइम नहीं लगेगा। छठवां नंबर, एक शिक्षक को भाषा पढ़ते समय किस माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग करना चाहिए? बताओ। पाठ्य पुस्तक का गलत, सामान्य बोलचाल का बिल्कुल सही,
श्यामपट का गलत, प्रश्नोत्तर का गलत। कहता है एक शिक्षक को भाषा पढ़ते समय किस माध्यम का सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करो, क्योंकि मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, उसी बोलचाल भाषा का प्रयोग करेंगे तभी तो अच्छा इंटरेक्शन हो पाएगा। पाठ्य पुस्तक भाषा का कोई स्वरूप है ही नहीं, श्यामपट का कोई ज्यादा रोल होता नहीं है, प्रश्नोत्तर का रोल होता है। मतलब कुल मिला के ये समझो कि भैया जितना बोलोगे, जितना इंटरेक्ट करोगे, उतना ही ज्यादा भाषा भले फूलेगी। आगे आ जाओ। 7 नंबर, भाषा, हिंदी भाषा शिक्षण को यह स्वीकार करना चाहिए कि, क्या स्वीकार करना चाहिए, बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है। बाधा है क्या? हमने कल आपको सिखाया था कि गलतियां कैसी होती हैं, जो गलतियां या जो त्रुटियां होती हैं वही सीखने का एक साधन होती है। कह रहा महान बाधा है, पहले गलत हो गया है। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल गलत है। बच्चे भाषा नहीं सीखेंगे तो बोलेंगे। गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती हैं, बिल्कुल सही बात है। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान, गलत बात, बिल्कुल शब्द ही गलत होता है। तो कहता है कि क्या स्वीकार, तो जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती हैं। और जो है गलतियां होती हैं क्योंकि आदमी गलतियां करके ही तो सफल होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। 8वें नंबर में आ जाओ। लिखा हुआ है भैया, देखो लिखा हुआ है, बच्चों को भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना चाहिए। भाषा का प्रयोग संबंधी जब उनसे गलतियां हो गई हैं, त्रुटियां हो गई, तो क्या अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त करे, कठोर? तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, या उन्हें इंगित, गलत बात है। बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करता है। अगर तुम कोई भी एक टीचर है, बच्चे ने गलती किया तो आपने उसको बहुत ही ज्यादा कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसको इंगित करते रहे कि तुमने गलत किया था, तो भाषाई की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है कि भैया अगर बार बार किसी को पॉइंट आउट करोगे तो पढ़ेगा नहीं। परम दायित्व तो है, गलत बात, शिक्षक का परम दायित्व तो नहीं। जरूरी है कि बच्चों को भाषण में, ये भी गलत बात है। बिल्कुल शब्द ही गलत है, पढ़ना ही नहीं है आगे। बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। किसी बच्चे ने गलती की, आपने उसको सुधारने के बजाय उसको डांटा, कठोर प्रतिक्रिया उसके प्रति अपनाई, तो बच्चा अब क्या करेगा? तो आप कहोगे सर जी बच्चा जो है ना वो डरेगा, अब उसके सामने बोलेगा नहीं, तो जो उसकी अभिव्यक्ति का जो विकास था वो क्या हो गया? अवरुद्ध, यानी रुक जाता है। आगे आ जाओ। 10वां नंबर कहता है भाषा शिक्षण का संप्रेषण, यानी आप कहोगे कन्वर्सेशन, बोलचाल में संप्रेषण, उपागम को भाषाई संरचनाओं की जानकारी पर बल देना चाहिए। नहीं, संदर्भ में भाषा, बस जैसे संदर्भ शब्द आए सब कुछ भूल जाओ, तुरंत उसको सही करो, बाकी सब बेकार है। क्योंकि संप्रेषण का मतलब, देखो मातृभाषा प्रयोग ठीक है, लेकिन संप्रेषण की बात कर रहा है ना, तो बोलचाल में जब आप भाषा का प्रयोग करें तो आप संदर्भ में, मतलब जिस संदर्भ में बात चल रही है उसी संदर्भ में भाषा का प्रयोग करो, ठीक है? बाकी सब गलत है, तो देखना ही नहीं है नीचे। आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। मैंने कहा था कि ये सब महत्वपूर्ण होते, लेकिन जब ये ऑप्शन ना होता, क्योंकि मैंने कहा था विभिन्नता शब्द, वैविध्य, रूप शब्द सबसे ज्यादा पॉजिटिव शब्द होता है। मुझे प्यारे बच्चे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी है। पहली बात, आपको कितना समझ में आया है आप मुझे फीडबैक जरूर देना। मैंने पूरी जान लगा के आपको इस बारे में हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को क्लियर करने की कोशिश की है। अब आपके इस पर क्या विचार है ये आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है? तो अब इस क्लास से विदा लेंगे। जितने भी लोग आए हो सबका परम दायित्व क्या है तुम बहुत अच्छी तरीके जानते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।